पढ़ने सुनने में आता है कि इंसान पहले बंदर था या हमारे पूर्वज पहले बंदर थे और फिर धीरे धीरे उसने खुद से सब कुछ सीख लिया और आज इतना बड़ा वैज्ञानिक युग भी ले आया। तब सिवाय आश्चर्य के और कुछ नहीं होता, खासकर ये देखकर कि आज किसी भी बंदर को इंसान बनाने की कोशिश में खुद इंसान ही मदारी बनता जा रहा है। लेकिन बंदर में नाम मात्र का भी बदलाव नहीं आता। मनुष्य के विकास क्रम की इस वैज्ञानिक थ्योरी को लेकर मेरे मन में कुछ सवाल हमेशा से रहे हैं, जिनके जवाब मुझे आज तक नहीं मिले। लेकिन अपने सवालों का जिक्र करने से पहले मैं चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन की थ्योरी और बंदरों से इंसान बनने तक के सफ़र पर आता हूँ। तो आइए जानते हैं कि ह्यूमन्स एवोल्यूशन पर क्या कहती है वैज्ञानिक रिपोर्ट्स। 3.5 अरब साल पहले जब विकास का क्रम प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन शुरू हुआ, तब सबसे पहले बैक्टीरिया आए, फिर बैक्टीरिया से अमीबा, अमीबा से कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे पेड़ पौधों का विकास हुआ। उसके बाद जानवरों ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया। इसके बाद मैमल्स का विकास हुआ, फिर पक्षी और फिर धरती पर रेंगने वाले जीवों का जैसे कछुए आदि। इसके बाद कुछ ऐसी प्रजातियों का विकास हुआ जो पानी के अंदर भी रह सकती थी और बाहर भी। इसके बाद आए प्राइमेट्स जो चूहों की तरह दिखते थे और इनके साथ विकास का क्रम आगे बढ़ा। प्राइमेट्स से बंदर बने, इन बंदरों से गोरिल्ला, चिंपांजी और फिर धीरे धीरे इनमें मानव का विकास हुआ। ये पूरा विकास क्रम धरती पर हो रहे मौसमी और अन्य बदलावों के चलते अपनी अपनी ज़रूरत के आधार पर हुआ। क्या कहती है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी। चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन की ये थ्योरी फिंच पक्षियों को देखते हुए दी थी। चार्ल्स डार्विन ने देखा कि फिंच नाम का एक छोटा सा पक्षी कई द्वीपों में पाया जाता है, लेकिन हर एक द्वीप में इस पक्षी की शारीरिक बनावट, खासकर उसकी चोंच में बहुत अंतर था। फिर पक्षियों की इसी विशेषताओं को देखते हुए डार्विन ने अपना नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन दिया। डार्विन के अनुसार जो भी जीव जिस माहौल या वातावरण में रहता है, वह खुद को उसी वातावरण में ढालने की कोशिश करने लगता है ताकि उसका जीवन और उसकी आने वाली पीढ़ियां बच सकें। इसी कोशिश में अलग अलग जगहों के मुताबिक उसकी शारीरिक बनावट और बुद्धि में बदलाव आने लगता है। अलग अलग द्वीपों में फिंच पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां होने का भी यही कारण है। जो फिंच पक्षी जिस द्वीप पर गया, उसी द्वीप के वातावरण के अनुसार उन्होंने खुद को ढाल लिया। अलग अलग द्वीपों पर रहन सहन, तापमान और खाने पीने के साधनों और तरीकों में बदलाव था। इस वजह से एक ही तरह की फिंच चिड़िया के अलग अलग द्वीपों पर जाने पर उनकी शारीरिक बनावट, खासकर चोंच में बदलाव आता गया। जैसे किसी द्वीप पर फलों को खाने वाली लंबी चोंच वाली फिंच, दूसरे द्वीप पर कीड़ों को खाने वाली छोटी चोंच वाली फिंच और अपने ही द्वीप पर अपने मूल स्वरूप में मौजूदा फिंच। इस तरह फिंच पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों का विकास हुआ। सभी तरह के जीवों पर लागू की गई यही थ्योरी। इस तरह सभी फिंच चिड़ियों का प्राइमरी सोर्स तो एक ही था। डार्विन ने यही सिद्धांत सभी तरह के जीवों और यहाँ तक कि मनुष्य के विकास क्रम में भी लागू किया। जैसे सांप और छिपकली या भेड़िए और कुत्ते, प्राइमरी सोर्स एक ही था। वो ठीक इसी तरह इंसानों का विकास सीधा बंदरों, चिंपैंजी से नहीं हुआ, बल्कि बंदर, चिंपैंजी और मानव का भी प्राइमरी सोर्स एक ही है, फिंच चिड़ियों की तरह। आसान शब्दों में, मनुष्य सीधे बंदरों से इंसान नहीं बना, बल्कि बंदर, चिंपैंजी और इंसान के पूर्वज एक ही थे और यही पूर्वज अलग अलग माहौल या वातावरण में जाकर अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग प्रजातियों जैसे मनुष्य, चिंपांजी, गोरिल्ला या बंदर के रूप में विकसित हो गए। यानी हम इंसान, गोरिल्ला, चिंपांजी, बंदर आदि सभी एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा हैं, जिसकी मुख्य शाखा, जड़ या बीज, प्राइमरी सोर्स एक ही है। और इसी कारण
इंसानों का डीएनए बंदरों और चिंपैंजियों से काफ़ी मिलता जुलता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारी थ्योरी अच्छी लगी होगी। हमारे इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।